Hello dear students, welcome to Nirbhar Academy and your English class as well. So let's continue with figures of speech. This one is video third on this topic. Last two videos में मैं different types of figures of speech आपके साथ share कर चुकी हूँ. इस video में rest of the figures of speech we will continue. So first of all we are having in this video which is yugma. Yes. Now just have a glance on the spelling of yugma. Z-E-U-G-M-A. Yugma. ठीक है. So first of all we will discuss the definition and after that we will understand it through examples. So yugma के जो definition है उसको मैं यहाँ पे आपके सामने लिखूंगी. So जैसे ही मैं definition लिखूंगी आपको ये समझ में आएगा. Like a verb or an adjective is used for two nouns, but for one noun it is applicable, but in second it is not applied. So थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेशन देखने के बाद कि युग्मा में हमारे सामने वर्ब और एडजेक्टिव्स होते हैं आपके. A verb or an adjective is used for two nouns. अब देखिए इसमें verb क्या होता है आपका. verb होता है action words. जो भी हम action words करते हैं वो आपके क्या होते हैं, verbs होते हैं. और adjectives वो होते हैं जो आपके noun को describe करते हैं. ठीक है ना. So action word या फिर जो आपके नाउन को डिस्क्राइब करते हैं उनके लिए उनको इज यूज्ड फॉर टू नाउन्स. उनके लिए वहां पे दो नाउन्स को यूज किया जाता है. लेकिन जब हम उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं या हम उसे एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें जो एक नाउन होता है उस पे तो वो एडजेक्टिव और वर्ब एप्लीकेबल होता है. लेकिन जब हम दूसरे नाउन को लेते हैं तो वो जो नाउन वो जो वर्ब और एडजेक्टिव है वो उसके ऊपर अप्लाइड नहीं होता है. देखिए एग्जाम्पल से इसे हम और अच्छे से क्लियर करेंगे. लाइक एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे द मोमेंट एंड द वेसल पास्ट. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे द मोमेंट एंड द वेसल पास्ट. अब मोमेंट जो है वो भी एक नाउन है आपका. सो वी कैन सी एन एग्जाम्पल द मोमेंट एंड द वेसल पास्ट. अब देखिए यहाँ पे मूवमेंट और वेसल दोनों हमारे नाउन है. पास्ट क्या है, मूवमेंट के लिए भी यूज किया गया है उसको और साथ ही साथ वेसल के लिए भी यूज किया है. बट जब हम इसको आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं तो मूवमेंट तो पास्ट हो सकता है कि मूवमेंट चला गया. बट वेसल जो होता है, वेसल क्या है यहाँ पे, शिप है. वेसल इज शिप. ठीक है ना. तो यहाँ पर जो शिप है वेसल के लिए यूज किया गया है तो वो पास नहीं होता है बल्कि वो क्या होता है, सेल्ड किया जाता है उसको. तो इसका मतलब क्या है कि जो पास्ट वर्ड है आपका वो वेसल के लिए यूज नहीं हो सकता है. सो यहाँ पर हम ये मैं आपको बता देती हूँ. इट इज सेल्ड बट नॉट पास्ट. इट इज सेल्ड बट नॉट पास्ट. तो आपने देखा कि यहाँ पर जो मेरा एक नाउन है उसके ऊपर तो वो एप्लीकेबल है वर्ब, मेरी वर्ब ही है यहाँ पे. लेकिन वो जो दूसरा नाउन है वेसल मेरा उसके ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं है. एक एग्जांपल से उसे और हम समझते हैं. लाइक मैंने कहा शी लेफ्ट द हाउस विद वीपिंग आईज एंड हर्ट. अब यहाँ पे देखिए मेरे सामने जो है ये है एक सेंटेंस. शी लेफ्ट द हाउस विद वीपिंग आईज एंड हर्ट. अब जो आईज और हर्ट है ये यहाँ पे मेरे दो नाउन्स हैं. अब इसके लिए यहाँ पर जो एडजेक्टिव यूज हुआ है आपका वीपिंग हुआ है. वीपिंग आईज एंड हर्ट. अब देखिए अगर हम इसको देखते हैं तो आईज तो वीप करती है लेकिन हर्ट वीप नहीं करता है. ठीक है ना. हर्ट तो सिर्फ चीजों को फील करता है. अगर उसे कोई परेशानी या दुख होता है तो वो ग्राइव्ड करता है. ठीक है ना. सो यहाँ पर हर्ट के लिए जो वीपिंग है वो एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है ना. सो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि आईज वीप, आंखें जो होती हैं वो रोती हैं. बट हर्ट तो क्या करता है, ग्राइव्ड करता है, दुख होता है उसको. ठीक है ना. तो देखिए यहाँ पे जो आईज हैं उसको वीपिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं, दैट वीपिंग आईज. बट हर्ट के लिए हम वीपिंग को यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज
इट डिड नॉट, जो हर्ट है वो रोता नहीं है बल्कि वो ग्राइव्ड करता है। सो यहाँ पे हम इसको, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ दैट कि बट हर्ट डजंट वीप, इट इज ग्राइव्ड, इट इज ग्राइव्ड। ठीक है, सो वीपिंग जो है आइज के लिए तो ठीक है, बट हर्ट के लिए वो एप्लीकेबल आपका नहीं होगा। सो युग्मा में क्या होगा कि एक वर्ब या एडजेक्टिव जो है वो दो नाउन्स के लिए यूज होगी। एक नाउन में वो एप्लीकेबल हो सकती है बट दूसरे नाउन में वो एप्लीकेबल नहीं होगी। सो दो एग्जांपल्स मैंने शेयर किए आपके साथ। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है बेटा चाइमस, CHIASMUS, चाइमस। सो चाइमस के पहले डेफिनेशन करते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये। चाइमस क्या है, इसमें ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन द फर्स्ट सेंटेंस। सो चाइमस में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन द फर्स्ट फ्रेज और क्लोज। फ्रेज क्या होता है आपका, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, तो इसमें क्या होता है, इसका एक कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल सकता है फ्रेज के अंदर। और जो क्लोज होता है वो सेंटेंस की तरह काम करता है, बट हर बार जरूरी नहीं है कि क्लोज, एक सेंटेंस जो है क्लोज हो सकता है बट एक क्लोज जो है वो हर बार एक सेंटेंस नहीं हो सकता है। ठीक है ना। सो ये जो मैं आपके साथ क्लोजेस की वीडियो शेयर करूंगी तो उसमें आपको समझाऊंगी इसके बारे में, बट फिलहाल आप यही देख लीजिए कि अगर किसी भी फ्रेज या क्लोज के अंदर ऑर्डर ऑफ वर्ड्स को क्या कर दिया जाता है, रिवर्स कर दिया जाता है। ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन द फर्स्ट फ्रेज और क्लोज इज रिवर्स्ड, इन द सेकेंड फ्रेज, इन द सेकेंड फ्रेज और क्लोज, उसको रिवर्स कर दिया जाता है। ठीक है, पर ध्यान रखना क्या होगा, वो सिर्फ आपका वो फ्रेज होता है या फिर क्लोज होता है। लाइक एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रही हूँ मैकबेथ का, शेक्सपियर का एक प्ले है मैकबेथ, उसमें से मैंने ये लिया है यहाँ पे। मैकबेथ में एक यहाँ पे फेयर इज फॉल, फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, फॉल इज फेयर। यहाँ पे देखिए कैसे इस फ्रेज को उल्टा कर दिया गया है, देखिए रिवर्स कर दिया गया, फेयर इज फॉल, फॉल इज फेयर। और इसका मीन्स क्या है, इट मीन्स दैट ऑल इज नॉट व्हाट इट सीम्स, कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वो जरूरी नहीं है कि हर बार सच हो। ठीक है, दिखाई मतलब जो आपको आंखों से जो दिख रहा है, कई बार उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है छुपा हुआ हो जिसे आप नहीं देख पा रहे हो। सो चाइमस में क्या होगा कि उसमें जो ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स होता है उसको उस फ्रेज या क्लोज के अंदर जो नेक्स्ट वाली होती है उसमें उसको रिवर्स कर दिया जाता है, यानी कि उसको लास्ट से लेकर के फिर से रिपीट कर दिया जाता है। तो वो क्या हो जाता है, वो होता है आपका चाइमस। अब आ जाते हैं हम बेटा नेक्स्ट पे। जो नेक्स्ट मेरा यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है लिटोटीज। ठीक है, क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका, लिटोटीज। ठीक है, लिटोटीज की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, आयरनिक स्टेटमेंट इन विच एन एफर्मेटिव इज एक्सप्रेस्ड बाय द नेगेटिव of its contrary, so देखिए इसमें आयरनिक स्टेटमेंट इन विच एन एफर्मेटिव इज एक्सप्रेस्ड बाय द नेगेटिव ऑफ इट्स कॉन्ट्रेरी। मीन्स क्या है कि एफर्मेटिव क्या होता है कि आप जब एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं विदाउट यूजिंग नोट, और नेगेटिव क्या होता है जब आप उसमें नॉट का यूज करते हो। सो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर एक एफर्मेटिव सेंटेंस को बताया जाता है बट उसमें यूज किसका किया जा रहा है, नेगेटिव का। यानी कि वहां पर जिस भी सेंटेंस के अंदर आपको नॉट अगर कहीं भी दिखता है तो इसका मतलब क्या है, वो आपका लिटोटीज है। देखिए एग्जाम्पल से समझिए इसको, अच्छे से आएगा आपको। एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे, आई शेंट
शेंट, शेंट क्या है, शेल नॉट, ठीक है, शेंट बी सॉरी। एक मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक सेंटेंस लिया, और होना क्या चाहिए, ये किसके लिए है, फॉर आई शेल बी ग्लैड, आई शेल बी ग्लैड, ठीक है। मतलब क्या है, आई शेल नॉट, यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंटेंस को ले लिया, आई शेल नॉट बी सॉरी, तो इसका बिल्कुल जो आपका एफर्मेटिव है वो क्या बनेगा, आई शेल बी ग्लैड। तो इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव को, जो एक एफर्मेटिव सेंटेंस है उसको किसकी तरफ से, नेगेटिव सेंटेंस की तरह से उसको बताया जाता है, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ही इज नॉट कावर्ड, ही इज नॉट कावर्ड, ठीक है। और जैसे किसके लिए, ही इज बोल्ड, फॉर ही इज बोल्ड, ठीक है। बट बताया क्या जा रहा है, उसको नेगेटिव के थ्रू आपको एक्सप्रेस किया जा रहा है। और ले लेते हैं एग्जांपल, ही इज नॉट फूल, ही इज नॉट फूल, तो क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है फॉर ही इज वाइज, ठीक है। सो इसमें क्या है, आर्निंग स्टेटमेंट इन विच एन एफर्मेटिव इज एक्सप्रेस्ड बाय द नेगेटिव ऑफ इट्स कंट्रेरी, यानी उसका जो नेगेटिव है उसको लिया जा रहा है किसको एक्सप्रेस करने के लिए, एफर्मेटिव सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है आपका, वो हो जाता है आपका लिटोटीज। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मेरा ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब जैसे ही आप इसका नाम देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ ट्रांसफर्ड हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह चीजें क्या हो रही हैं आपकी, ट्रांसफर्ड हो रही है, ठीक है। सो ये बिल्कुल उसी की तरह है, अपने नाम की तरह ही है यहाँ पर, और ये बहुत बार 12th क्लास के जो पोम्स हैं उसके अंदर ये आता है आपका। तो देखिए इसको हम कैसे समझेंगे, पहले हम इसका डेफिनेशन लेंगे। यस, डेफिनेशन में क्या होगा आपका, यस इसमें क्या है, व्हेन एन एडजेक्टिव यूजली used to describe one thing is transferred to another, ठीक है। इसमें देखिए when an adjective usually used to describe one thing is transferred to another, यानी एक चीज को दूसरी जगह उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, मीन्स ऑन नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, किसके ऊपर ट्रांसफर किया जा रहा है, मीन्स ऑन नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल से आपको कितने अच्छे से क्लियर होगा। अगर मैंने ये कहा, एग्जाम्पल लेते हैं, इट वॉज अ बोरिंग डे, इट वॉज अ बोरिंग डे। अब आप मुझे ये बताइए, क्या डे बोरिंग हो सकता है? वही दिन सबके लिए एक जैसा होता है, किसी के लिए बहुत अच्छा होता है, किसी के लिए बोर हो जाता है। रीजन क्या है? रीजन हम खुद हैं, हमारा खुद का नेचर है। हो सकता है हमें खुद कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो तो हमने उस डे के ऊपर डाल दिया कि हाँ दिन अच्छा नहीं था मेरा। सो यहाँ पे जो अगर मैं इसको यहाँ पे ब्रैकेट में शो करूं तो कैसे करूंगी, डे वाजन, डे बुरा नहीं था, डे वाजंट, बट यू वर, मेरा मूड अच्छा नहीं था इसीलिए मैंने ये कहा, इसलिए मेरा दिन अच्छा नहीं गया, ठीक है। हम दिन के ऊपर उसको डाल रहे हैं दैट इट वॉज अ बोरिंग डे। बोरिंग मैं थी या जिसने बोला वो था, डे बोरिंग नहीं था, ठीक है। सो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसका जो बोलते हैं ना, अपना दोष दूसरों के सिर थोप देना, एक सिंपल सी हिंदी लैंग्वेज में बोलूं तो मैं, यानी जो कुछ मीन्स टू से दैट की कुछ कमी थी वो मेरी वजह से थी, लेकिन मैंने उसको किस पे ट्रांसफर कर दिया, उसको मैंने नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना। इट वॉज अ बोरिंग डे, मतलब बोरिंग हम थे, दिन बोरिंग नहीं था, इस तरीके से। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आई हैड अ वंडरफुल डे। अच्छी चीजें भी हो सकती है,
I had a wonderful day. अब इसमें भी देखिए सेम चीज एप्लीकेबल है. द डे इज नॉट इन इट सेल्फ वंडरफुल. ठीक है ना. सो यहां पर जो मेरा जो नेचर रहा या फिर जो मुझे अच्छा लगा पूरा दिन, तो मैंने उसको क्या बोलते, आई हैड अ वंडरफुल डे. हम खुश थे इसीलिए यहाँ पे डे हमारा वंडरफुल था. लेकिन इसमें चीजें हम किस पे डाल रहे हैं, डे पे डाल रहे हैं. तो वो आपकी अच्छे तरीके से भी हो सकती है, बुरे तरीके से भी हो सकती है. तो इसलिए यहाँ पे हम चीजों को किस पे डाल रहे हैं, हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं किस पे, नॉन लिविंग थिंग्स पे. ठीक है ना. तो यहां पर सिर्फ जो वंडरफुल है वो दैट इज ओनली जस्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट द काइंड ऑफ द डे, कि दिन कैसा रहा उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है ना. सो यहाँ पे देखिए मैं इसको आपको बताती हूँ. द डे इज नॉट इन इट सेल्फ वंडरफुल. द डे इज नॉट इन इट सेल्फ वंडरफुल. ठीक है. वो नहीं था, बल्कि इसमें क्या था, द एपिथेट. द एपिथेट वंडरफुल. द एपिथेट वंडरफुल describes the kind of the day. The kind of the day. ठीक है ना. सो यहाँ पे किसने एक्सपीरियंस किया है, उस स्पीकर ने. द स्पीकर एक्सपीरियंस्ड. सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चीजें हम इंजॉय कर रहे हैं या हम किसी भी चीज से बोर हो रहे हैं, तो हम उसको किसके ऊपर, एक ऐसी थिंग के ऊपर, नॉन लिविंग थिंग के ऊपर उसको डाल रहे हैं जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है. सो ये क्या होता है, ये आपका क्या होता है, ट्रांसफर्ड एपिथेट. जैसे मैं और भी, जैसे मैंने बोला क्रूअल बार्स, और भी बहुत सारे वर्ड्स में यहाँ पे बता देती हूँ आपको. क्रूअल, CRUEL, बार्स. बार्स कैसे क्रूअल हो सकती हैं, बार्स मीन्स जो जेल की जो सलाखें होती हैं वो क्रूअल नहीं हो सकती हैं, सिर्फ उनको बोल करके बता दिया गया है. जैसे मैंने कह दिया आई हैड आ स्लीपलेस नाइट येस्टरडे. नाइट स्लीपलेस नहीं थी, हम थे, बट हमने क्या कर दिया, नाइट को बोल दिया. जैसे हमने बोल दिया स्लीपलेस नाइट, स्लीपलेस नाइट. तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर उसको डाल रहे हैं. जैसे एक और ले लेते हैं, ग्लूमी डेज. ग्लूमी डेज. ठीक है. अ थिंग ऑफ अ ब्यूटी, जो कि जॉन मिल्टन ने उसको लिखा है, उसमें से मैंने ये वर्ड लिया है. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर ग्लूमी डेज. तो उसमें भी देखिए डेज को ग्लूमी कह के बुलाया गया है. सो इस तरह के जब भी आपको एग्जाम्पल्स नजर आते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके ट्रांसफर्ड एपिथेट हो जाते हैं, जिसमें अपनी परेशानी को या अपनी हैप्पीनेस को हम नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर डाल देते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं. अब मेरा जो नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है यूफेमिज्म. यूफेमिज्म में क्या होता है, a negative or bad thing means unpleasant, is present in a pleasant way. ठीक है. मीन्स टू से दैट कि उसको, हालांकि वो चीज अनप्लीजेंट है, सुनकर के सामने वाले को शायद अच्छा ना लगे, लेकिन उसको इस तरीके से बोला जाता है कि वो बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट ना लगे. लाइक जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम डायरेक्टली ये नहीं कहते हैं दैट ही हैज डाइड, नहीं बोलते हम ऐसा. हम ये कहते हैं ही हैज पास्ड अवे. ठीक है. किसके लिए यूज करते हैं हम इसके, फॉर डाई, फॉर डाई, मरने के लिए. सो हम पास्ड अवे यानी कि हम उस सिचुएशन को, उस अनप्लीजेंट सिचुएशन को थोड़ा सा प्लीजेंट मैनर में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है ना. जैसे एक वर्ड और हम आजकल यूज करते हैं, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन. प्रेगनेंसी टर्मिनेशन किसके लिए, इंस्टेड ऑफ अबॉर्शन. बहुत हम पहले यूज करते थे बट अब हम उसका यूज नहीं करते हैं, इंस्टेड ऑफ अबॉर्शन.
हालांकि वो चीजें हैं कि अबॉर्शन अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं, डाई है, लेकिन वो क्या है कि डायरेक्टली अगर हम किसी को इस तरह से बोलते हैं तो वो थोड़ा सा अनप्लीजेंट लगता है। तो हम कोशिश करते हैं हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करें कि जिससे सामने वाले को थोड़ा सा वो चीजें जो है वो प्लीजेंट लगे, जैसे प्रेगनेंसी टर्मिनेशन। और भी है जैसे कोलेट्रियल डैमेज, एक वर्ड और जैसे आजकल हम बहुत यूज करते हैं, कोलेट्रियल डैमेज इंस्टेड ऑफ एक्सीडेंटल डेथ्स। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ एक्सीडेंटल डेथ्स, एक्सीडेंटल डेथ्स। ठीक है, एक्सीडेंट में जो डेथ्स हो जाती हैं, एक्सीडेंट डेथ कहने की बजाय हम कोलेट्रियल डैमेज बोल देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं हमारे जिनमें हम कोशिश करते हैं कि जो अनप्लीजेंट थिंग्स हैं उनको प्लीजेंट बैनर के अंदर रिप्रेजेंट किया जाए, और उसके लिए जो हम प्लीजेंट वर्ड्स यूज करते हैं वो किसका पार्ट होता है, आपका यूफेमिज्म का ही पार्ट होता है। ई इसमें साइलेंट होता है और इसको यू से स्टार्ट करते हैं, यूफेमिज्म बोलते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन इसका यूफेमिज्म होता है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, विच इज क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स हमारा नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच है। क्लाइमेक्स में क्या होता है, फ्रॉम लो टू हाई, मीन्स टू से दैट कि असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर आइडिया, असेंडिंग ऑर्डर आइडिया। ठीक है, इसका सिंपली सा यही है कि आप चीजों को छोटे से स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे करके उसे आप बड़ा करते चले जाते हैं। लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल लिया, he came, he saw, and he conquered, वो आया, देखा और वो जीत गया। यानी हमने एक जो ऑर्डर लिया वो किसके अकॉर्डिंग है, बिल्कुल छोटे से स्टार्ट करके फिर उसको थोड़ा सा बढ़ाया, फिर हम एकदम उसमें जो उसका हाई लेवल था वहां तक पहुंच गए। एग्जाम्पल और लेते हैं, लाइक एक एग्जाम्पल लिया मैंने, द बेबी स्टेड, STIRRED, स्टेड मीन्स क्या है, मूव करना, हिलना। opened its eyes, looked here and there, looked here and there, and cried mother, अब देखिए जो सीक्वेंस है वो कितने तरीके से लगाया गया। बेबी स्टेड, हिला, आंखें खोली, इधर उधर देखा, और उसके बाद उसने माँ के लिए चिल्लाया या रोया, वो जो भी है। ठीक है ना। सो इस तरीके से जो क्लाइमेक्स आपका फिगर्स ऑफ स्पीच होता है उसमें जो चीजें होती हैं आपकी लो से स्टार्ट होती हैं, फिर वो धीरे 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 आगे बढ़ती हैं और फिर वो अपना जो हायर लेवल होता है उस तक जाती हैं। तो अगर आपको किसी भी पोएम के अंदर या किसी सेंटेंस के अंदर कुछ ऐसा सीक्वेंस नजर आता है तो उसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, वो है आपका क्लाइमेक्स का पार्ट। यस, अब हम आ जाते हैं एंटी क्लाइमेक्स पे। क्लाइमेक्स हमने किया, एंटी क्लाइमेक्स, एंटी का मतलब क्या हो गया, उसके बिल्कुल अपोजिट में। वहां पर हम जा रहे थे फ्रॉम लो टू हाई, और इसमें हम जाएंगे फ्रॉम हाई टू लो, बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल कम पे आ जाएंगे। तो इसको एक और नाम हम देते हैं, वो क्या है इसका, बेथॉस। बेथॉस करके भी एंटी क्लाइमेक्स को बुलाया जाता है, BATHOS, बेथॉस। ठीक है, एंटी क्लाइमेक्स कह लीजिए चाहे आप बेथॉस कह के इसको बोल सकते हैं, दोनों का मीनिंग आपका सेम ही होता है। और इसमें जो आपका सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, फ्रॉम हाई टू लो आइडियाज, फ्रॉम हाई टू लो आइडियाज। ओके, इसका मतलब इसमें आपका क्या आ रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर आपका आ रहा है। ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर ह्यूमर। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल में आया, इन द वार ही लॉस्ट हिज वाइफ,
his wife, his children, his house, and a pen of ₹2। ठीक है। अब जैसे ही आपने यहाँ पे देखा कि एंटी क्लाइमेक्स में क्या होता है, जो चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा हाई लेवल की होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, वहां से राइटर स्टार्ट करेगा उसको, और फिर धीरे धीरे उससे थोड़ा सा कम वाला, फिर उससे कम वाला, और फिर जो सबसे ज्यादा कम इंपॉर्टेंस वाली चीज है उस तक वो आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल आपने देखा, इन द वॉर ही लॉस्ट हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रन, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, वाइफ है, उसके बाद बच्चे हैं, फिर घर की प्रायोरिटी आती है, क्योंकि सबसे पहले फैमिली आपकी आती है, उसके बाद आपका घर आता है, और फिर उसके बाद उसने बोला पेन ऑफ ₹2। अब देखिए कहाँ वाइफ से स्टार्ट किया था और खत्म कहाँ पे किया, पेन ऑफ ₹2 पे उसने खत्म किया है। इसका मतलब जो इसका ग्राफ जा रहा है वो कैसे जा रहा है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका ग्राफ जा रहा है, जिसमें उन्होंने हायर लेवल से स्टार्ट किया और लाकर के बिल्कुल लो लेवल पे लाकर के उन्होंने डाल दिया। सो ये जो क्लाइमेक्स है, क्लाइमेक्स में हम क्या कर रहे थे, उसमें हम लो टू हाई जा रहे थे, इसमें हम लोग हाई टू लो आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड मोस्टली फिगर्स ऑफ स्पीच। सारे फिगर्स ऑफ स्पीच हमने अपने इन 3 वीडियोस में कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स, मैंने एग्जाम्पल्स बिल्कुल ऐसे लिए हैं जो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे कि फिगर्स ऑफ स्पीच कैसे कैसे यूज हो सकते हैं राइटिंग्स के अंदर। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि हाँ कोई अगर फिगर्स ऑफ स्पीच आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आपको आ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगी उसको दोबारा आपको समझाने की, जरूर हमें बताइए। जस्ट बी कनेक्टेड विद निर्भर एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।